तो हम जैसा बता रहे थे कि हमने इस सिस्टम को यहाँ पर जो दिया, इसमें से हीट बाहर जा रही है, हीट सिस्टम से ली जा रही है, तो हमारा हीट नेगेटिव हो गई। हीट क्योंकि सिस्टम को दी नहीं जा रही, तो पॉजिटिव होगी, सिस्टम से बाहर ली जा रही है तो इसलिए हीट नेगेटिव हो गई। इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया, देयर इज एन डिक्रीमेंट इन द टेम्परेचर because heat is going to pass out, तो temperature is also going to decreased। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो T हमारा टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आएगी। वहीं वर्क डन कंप्रेशन हो रहा है, हमारी गैस जो मूवमेंट कर रही थी इसका मूवमेंट स्लो होगा, अब धीरे धीरे करके ये नीचे आएगा, तो हमारा कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है हमारे इसका, तो हमारा वर्क डन भी नेगेटिव जाएगा। इस सिस्टम की और इस सिस्टम की जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये वाला सिस्टम है हमारा, इसके लिए dq इक्वल्स टू du प्लस dw, हीट गिवन टू सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस एंड वर्क डन इन एक्सपेंशन द गैस। वहीं इसके लिए नेगेटिव dq इक्वल्स टू हीट इज गोइंग टेकन फ्रॉम द सिस्टम, और हीट टेकन की गई, देयर इज डिक्रीज इन द internal energy and work done is going to be body is going to be compressed। जो बॉडी है हमारी वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा वर्क डन जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से समझाया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही बताता है कि जो हीट होती है उसे वर्क डन और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और किस बेसिस पर साइन कन्वेक्शन उसके देखेंगे वो हमारा ये यहाँ पर दिखा रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम अलग प्रोसेस को देखेंगे जो कि हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंड करती हैं, और सिंपल मैन कहें तो हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। So application of first law of thermodynamics। applications of first law of thermodynamics। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा कि हम जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर T रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर T जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, और इस वजह से डेल T जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we have dq equals to du plus dw। नाउ जब हमारा टेम्परेचर 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर अब रहा, तो हमारा du भी 0 हो जाता है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो dq इज इक्वल टू dw, dq equals to dw in case of isothermal process। mean to say, जो अगर ये प्रोसेस isothermal process है, if this process and these both are the process isothermal process, हमें मान चलती हैं ये दोनों प्रोसेस isothermally हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जितनी भी हीट इस सिस्टम को देंगे वो सारी की सारी एक्सपेंशन में जाएगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जो हमारा सिस्टम है वो कोई हीट अब्जॉर्ब नहीं करेगा, नो हीट इज गोइंग टू बी अब्जॉर्ब
in increase the internal energy, total work done by the system is going to be taken in expansion or compression of the gas. So in case of isothermal process, in case of isothermal process, isothermal process, total heat heat given to system, heat given to the system is utilized in taking work without increasing in internal energy. यहां पे लिखता हूं विदाउट इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. दैट इज du इक्वल टू जीरो. इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और जितना वर्क हमने किया वो सारा हीट से हमें मिलेगा. इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. जितनी हीट हमें मिली वो सारी की सारी हमारी वर्क में हो जाएगी, चाहे ये हीट हमारी कंप्रेशन के लिए हो चाहे हमारी एक्सपेंशन के लिए हो. चाहे हम इस हीट को इसमें से ड्रॉ करें, सिस्टम में से हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं और सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा वर्क कंप्रेसिव हो रहा है. चाहे ऐसी कंडीशन में हो चाहे हमारा बॉडी में से हम हीट दे रहे हैं और एक्सपेंशन हो रहा हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी को हम नहीं बढ़ने देंगे. जो हीट हम दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं वो हमें वर्क से ही मिलेगी, इंटरकन्वर्टेबल होती रहेगी. ओनली दीज बोथ टू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द interconversion of our ideal gas in case of isothermal process. Now next type of process is going to be adiabatic process. यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम सिस्टम से जो हमारा सिस्टम है इसको हम कोई हीट नहीं देते. जो सिस्टम के पास जो हीट है हम ये मान चलते हैं हमने इस सिस्टम को कोई हीट इस समय नहीं दी है. वी आर डू नॉट प्रोवाइड एनी हीट. और जो इसके पास हीट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. देयर इज नो चेंज विद इन अ हीट ऑफ दिस सिस्टम. डेल dq इक्वल टू जीरो. जो dq है वो जीरो के बराबर होगा और जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगा बॉडी के अंदर वो उसी हीट की वजह से होगा जो इस सिस्टम के अंदर है. while in case of compression और while in case of expansion जो इसके पास इंटरनल एनर्जी है वही उसके वर्क डन में कम यूटिलाइज होगी और उसी की मदद से वो एक्सपेंशन कर सकता है, उसी की मदद से वो कंप्रेस हो सकता है. लेकिन जो उसकी हीट होगी, जो हीट होगी उस सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी. हीट में कोई चेंज नहीं आएगा. नो हीट गिवन और नो हीट इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम. और इन दिस कंडीशन जो Q हमारा कांस्टेंट रहेगा, Q रिमेन कांस्टेंट एंड dq इज इक्वल टू जीरो. जो हमारा dq है वो जीरो के बराबर हो जाएगा. चेंज इन हीट बिकम इक्वल टू जीरो. सो इस बात को देखते हुए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं और देखते हैं हमें इस बात से क्या आइडिया मिलता है. सो वी हैव फ्रॉम
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास क्या आता है, दैट इज डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारी इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर है, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू ये हमारे पास निकल करके आया। अब हम इस डी को इधर पहुंचा देते हैं, तो डी डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू नेगेटिव, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, या तो हम इसे ऐसे लिख दें या फिर डी यू नेगेटिव इक्वल टू डी डब्ल्यू, ओके ऐसे लिख सकते हैं। दो कंडीशन है और इन दोनों कंडीशन का मतलब अलग अलग निकल के आएगा। पहली कंडीशन, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, हियर वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कंप्रेशन, और इंटरनल एनर्जी यहां पर पॉजिटिव है, मीन टू से जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हियर इन दिस कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, मीन टू से जब हम बॉडी को कंप्रेस करते हैं, सडन कंप्रेशन करते हैं, तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहीं हम यहां बग को देख रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, हियर इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन, और इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर टी डिक्रीजेस, टी इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम कंप्रेशन एक्सपेंशन के मेजर में हम पता लगा सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के अंदर हम किसी से भी इंटरनल जो एक्सटर्नल हीट जो है उसे नहीं लेंगे। जो हीट हमारे सिस्टम के अंदर है उतनी ही हीट रहेगी, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हीट नहीं होगी, हीट जो होगी वो खुद सिस्टम की होगी। अगर 20 जूल्स ऑफ हीट है तो 20 जूल्स ऑफ हीट सिस्टम की होगी, उस पर 1 जूल्स ऑफ हीट भी बाहर से हमने यूटिलाइज नहीं किया है। और जो भी एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी है उसी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, उसी से हम काम ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सडन कंप्रेशन करें, सडन कंप्रेशन करें तो जो हीट होती है, हमारा टेम्परेचर होता है, जो हमारा टेम्परेचर वो बढ़ सकता है। सडन कंप्रेशन करने पर हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है और सडन एक्सपेंशन करने पर हमारा टेम्परेचर कम हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम पास में लेते हैं अपने हाथ को तो हमें गर्म लगता है, और इसी हाथ को जब फूंक लेते हैं तो हमें वो कूल महसूस होता है, क्योंकि दूर जाने पर हमारी गैस एक्सपेंड हो जाती है और यहाँ पर हमारा जो एयर है वो कंप्रेस्ड है, और हमारी बॉडी से इंटरनल एनर्जी ही मिल रही है, बाहर से उसे कोई एनर्जी इतनी जल्दी ऑब्टेन नहीं हो पाती। लेकिन वहीं जब हम इस प्रोसेस को स्लो करते हैं तो वो हीट चेंज होने का टाइम मिल जाता है, टेम्परेचर चेंज होने का टाइम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं रहती, उसमें हीट चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये हमें सडन करना पड़ता है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी साइक्लिक प्रोसेस। अब हम दूसरी प्रोसेस देखेंगे, हम साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस अगली प्रोसेस हमारे पास जो आती है वो हमारे पास प्रोसेस रहेगी साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस आफ्टर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ स्टेप आवर बॉडी कम बैक टू इनिशियल स्टेज। हमारी बॉडी या जो सिस्टम है वो काफी सारी चेंजेस को
फेस करता है और उन सारे चेंजेस को फेस करने के बाद में वो अपने ओरिजिनल स्टेट में कम बैक कर जाता है। इस तरीके के चेंज को हम कहते हैं साइक्लिक चेंज। तो हम कह सकते हैं ए चेंज और a process in which after number of step body come back या system to its initial stage, come back to its initial stage। बहुत सारे प्रोसेस को करने के बाद में, बहुत सारे स्टेज तक जाने के बाद में जब बॉडी अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाती है तो इस प्रकार के चेंज को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस समझने के लिए हम यहाँ इन दो बॉडीज को देखते हैं। हमने ये बॉडी पहले एक्सपेंड की, हमारी पहले बॉडी रेस्ट में थी, हम मान चलते हैं रेस्ट में थी। रेस्ट में होने के बाद में हमने इसे हीट दी, ये एक्सपेंड हो गई। फिर उस समय के बाद में एक्सपेंड जब भी हुई उसके बाद में हमने इसे लैप डाउन कर लिया। लैप डाउन करने के बाद में ये कंप्रेस हुई और इसकी हीट पास आउट हुई और ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गई। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से अपनी ओरिजिनल स्टेट में चेंज आने, एक्सपेंशन होने के बाद में कुछ समय के बाद में जब लैप आउट कर दिया तो कंप्रेस होकर ओरिजिनल स्टेट में आ गई। तो नंबर ऑफ स्टेप फॉलो करने के बाद में ये बॉडी जो है अपनी इनिशियल स्टेज में आ रही है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नोट इट डाउन। साइक्लिक प्रोसेस को देखने के लिए हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारी प्रोसेस चल रही है, यूं कुछ इस तरीके से। ये हमारी पॉइंट ए मानते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं बी, यहां से यूं और यहां से यूं। ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है। यहां पर जो प्रेशर है डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां पर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। वहीं यहां पर वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर से हम कहेंगे कंप्रेशन। यहां पर हमारी बॉडी के अंदर कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। हियर आवर बॉडी इज गोइंग टू एक्सपेंड, हियर आवर बॉडी इज गोइंग टू कंप्रेस्ड। हम इसको देखने के लिए यहां से दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। ये हमारा वॉल्यूम है, इसे हम थोड़ा बी दिखाते हैं इधर। ये हमारे पास E एंड वी हैव F, E एंड F। यहां पर इसको हम C और इसको हम D बोलेंगे। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ है, पहला ग्राफ जो है इसके अंदर कौन कितना एरिया आ रहा है, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है हमारा फर्स्ट ग्राफ के अंदर जो हमारा एरिया आ रहा है वो ये सारा एरिया इसके अंदर आ रहा है। दिस इज द एरिया अंडर आवर फर्स्ट ग्राफ। ये हमारे पहले ग्राफ के अंदर इतना सारा एरिया आया। तो एरिया या वर्क डन हम पहले देखते हैं, वर्क डन इन टेकिंग बॉडी ए टू बी। वर्क डन इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तक वर्क ले जाने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ा। तो इसके लिए हम देखते हैं
W1 वर्क, इसको हम बोलेंगे W1। यहां जो हमने वर्क किया वो W1, यहां जो हमने वर्क किया W2। तो यहां पर हमारा वर्क बनता है एरिया ऑफ दिस फिगर ए बी ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए, ये हमारे पास वर्क बनता है ए टू बी वर्क करने पर। और यहां पर हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। वर्क इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इन दिस केस। नाउ यहां से अब हमने वर्क डन इन ग्राफ बी ए या वर्क डन इन टेकिंग द सिस्टम बी टू ए, वर्क डन इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा बॉडी के अंदर, तो इसे हम देखेंगे यहां पर W2 कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है यहां से ए बी ई एफ ए, या ए एफ ई बी ए, यहां पर ए, हम यहां पे काम करते हैं एरिया ए सी, हम इसमें सी और ऐड कर देते हैं इसमें, ए सी बी ई एफ ए, इस तरीके से हम इस एरिया को बोलेंगे। वहीं ये एरिया जो है हमारा एरिया ए डी बी ई एफ ए, इस तरीके से हम इस एरिया को लिख सकते हैं। नाउ जो ये हमारा एरिया है ये हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव है। आवर वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। जो हमारा वर्क डन है इस कंडीशन में वो नेगेटिव है। पुट इट डाउन। तो हमारे पास यहां से जो वर्क हमने किया, ये जो वर्क हमने किया, ये वर्क जो हमने किया, ये वर्क जो हमने किया, इस प्रकार से हमें देखने को मिला। तो नेट वर्क हमने कितना किया? नेट वर्क डन बाय अस। सो ये हमारा एक्सप्रेशन, इस नेटवर्क डन, यहां पर हमारे हम बता दें प्रेशर P1, वॉल्यूम P1, यहां P2 और यहां B2 रहे होंगे। नेट वर्क डन हमारा कितना रहा होगा? दैट इज W इक्वल्स टू W1 माइनस W2। इस तरीके से हमारे पास वर्क निकल करके आता है। यहां पर जो हमारे पास वर्क है W इक्वल्स टू एरिया, पहला एरिया हमारे पास क्या है? ए सी बी ई एफ ए, पहला एरिया इतना है। यहां से ए सी बी ई एफ ए ये एरिया है। जब इस एरिया में से हम ये एरिया ए डी बी ई एफ ए सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरिया ए डी बी एफ ई ए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेटवर्क हमें जो मिलता है वो एरिया, ये वाला एरिया सर्कुलर फॉर्म में ए बी सी डी जो एरिया है वो हमें मिलता है। एरिया ए बी सी डी ए एरिया हमें मिलता है। इट इज आवर नेट वर्क डन विद इन द सिस्टम। ये हमारे पास
नेटवर्क निकल करके आता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो जो एरिया हमारे पास ये साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आ रहा है, जो हमारी बॉडी नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म करने के बाद में उसी इनिशियल स्टेज पे पहुंच गई, इस तरीके के वर्क को हम साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कहलाते हैं। और वर्क डन जो होता है, जो एरिया इसने सर्कुलर पाथ कवर किया है, इससे हमें ऑब्टेन होता है। नाउ अनदर थिंग इज दिस कि जो हमारी बॉडी थी जिसका टेम्परेचर T1 यहाँ पर था, T1 यहाँ पर था, टेम्परेचर सपोज T2 यहाँ पर था, अभी रिटर्न बैक हुई तो इसका दोबारा टेम्परेचर T1 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की, जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल दोनों कंडीशन पर सेम ही रहा। तो इसी वजह से जो हमारी इंटरनल एनर्जी ड्यू रही वो 0 के बराबर हो जाती है। इंटरनल एनर्जी ड्यू बिकम इक्वल टू 0। जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं ऑब्टेन होता है इसमें। सो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हमारे पास डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और हमारी जो डी यू है वो 0 के बराबर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हमें ऑब्टेन होता है। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, मीन टू से जितनी भी हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को वो सारी सारी वर्क डन में यूटिलाइज होगी। सो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इट यूटिलाइज इन वर्क डन। हम इसे यहां लिख देते हैं, टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम is utilized in work done and internal energy du is become equal to 0। हमारी इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर 0 के बराबर रहती है। तो दिस इज आवर एंड द प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस, नोट इट डाउन। Let us revise what we are going to understand today। आज हमने जाना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है या उससे वो कुछ काम करती है। बॉडी या सिस्टम जो है, जब उसे कोई हीट मिलती है तो वो उससे कुछ काम करती है या अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है। सपोज कि ये dq हमारी हीट है, हीट गिवन टू द सिस्टम, dq इज द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड dw इज द वर्क डन बाय द बॉडी। dw जो है वो है जो वर्क डन किया गया है बॉडी के द्वारा। नाउ du जो है इंटरनल एनर्जी हमारी बॉडी की, du इज गोइंग टू बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट सिस्टम को द्वारा दी जा रही है वो कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और साथ साथ में कुछ वर्क उससे किया जा सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, जो हमारा फर्स्ट, अगर हम इस वर्ड में बोले तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हीट गिवन टू सिस्टम यूटिलाइज्ड बाय इट इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड सम अमाउंट ऑफ वर्क इज टेकन फ्रॉम इट। मतलब कि जो हीट सिस्टम को दी जा रही है वो उससे अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ उससे कुछ वर्क वो ले लेता है। यहाँ पर हीट जो है पॉजिटिव है, तो मतलब हीट जो है सिस्टम को दी जा रही है। ड्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ dw पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये हमारी बॉडी जो है यहाँ पर हीट दी जा रही है। हियर वी आर गोइंग टू गिव इट हीट
हमने यहाँ पर इसे हीट दे रखी है इस तरीके से, ये हमने इसे हीट यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, और इसे हीट प्रोवाइड करने से यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता हुआ रहेगा। साथ ही साथ इस जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो उसके साथ एक्सपेंशन भी देखने को हमें ऑब्टेन होता है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। वहीं अगर हम अनदर कंडीशन देखें नेगेटिव, अगर हीट हम टेकन आउट कर रहे हैं, हीट हम बाहर ले रहे हैं, और जो वर्क है, जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वर्क डन भी नेगेटिव में आ रहा है। तो ये हमारे लिए अपोजिट केस है इसका। हमें अलग अलग केस भी मिल सकती हैं, जैसे कि हम हीट सिस्टम को दे रही हैं लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वर्क डन जो है वो 0 के बराबर हो रहा है। इस प्रकार से हमें अलग अलग कंडीशन ऑब्टेन हो सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको हम वन बाय वन करके समझेंगे। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और dt इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर आ जाती है, तो dq बिकम इक्वल टू वर्क डन। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जितना भी हमने वर्क किया, टोटल वर्क डन बाय अस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जितनी भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो सारी वर्क में यूटिलाइज हो रही है विदाउट एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज गोइंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है, हीट में कोई चेंज नहीं आता है। तो जब हमने यहाँ पे हीट को कांस्टेंट रखते हुए वैल्यू रखी डी क्यू इक्वल टू 0, और यहाँ पर हमने इसे लिखा है डी यू इक्वल टू नेगेटिव डी डब्ल्यू या नेगेटिव डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ऐसी कंडीशन में हमने कंप्रेशन किया, और कंप्रेशन करने से जो इंटरनल एनर्जी थी उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। वहीं जब हमने उसे एक्सपेंड किया, बटन हमारा पॉजिटिव रहा लेकिन हमारे टेम्परेचर में डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो इस तरीके से जब हमें कूल करना होता है तो हम उसका सडन एक्सपेंशन करते हैं विदाउट अलाउइंग हीट टू कम। और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज आवर साइक्लिक प्रोसेस, लेट अस सी इट। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि आफ्टर नंबर ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप चलने के बाद में जो हमारी बॉडी है वो इनिशियल स्टेज में आ जाती है, या जो उसकी इनिशियल स्टेज थी उसी स्टेज में दोबारा लौट करके आ जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। हमने साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया था कि हमने पहले से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इसे कंप्रेस किया, और फिर एक्सपेंशन किया, कंप्रेस किया, और नंबर ऑफ स्टेप करने के बाद में हम इसे इसी स्टेज पर दोबारा लेकर के आ गए। पहले हमने इसे एक्सपेंड किया, हीट दी, उसके बाद में हमने इसे हीट पास आउट करा दी, ये कंप्रेस हो गया और अपनी ओरिजिनल स्टेज पे आ गया। तो पहले एक्सपेंशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, हम इनिशियल से फाइनल स्टेज पर आ गए। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें वर्क डन जो होता है वो एरिया के बेसिस पे हम देखते हैं कि कितना एरिया इंक्लोज हो रहा है सिस्टम के अंदर। जैसे वर्क डन ए से बी तक जब हमारी बॉडी जाती है तो वर्क डन हमारा होता है W1 एरिया ACBEFA। इस कंडीशन में हमारा वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था वर्क डन W1 था। नाउ इन केस ऑफ B2A, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वर्क डन था वो एरिया इंक्लोज हो रहा था, यहाँ से था ADBEF हमने वर्क किया था, तो ये वर्क डन हमारा नेगेटिव था तो हमने वर्क डन नेगेटिव कर दिया। हमने यहाँ पे जब इसे सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर जब हमने ये वाला एरिया इससे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एरिया ABCD मिला, दैट इज अ नेट वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय अस। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या मिलता है, जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अभी टेम्परेचर T1 था, फाइनल स्टेज पे टेम्परेचर T1 है, इसलिए एनर्जी जीरो रही। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से dq इक्वल टू W, तो टोटल हीट सिस्टम को दी गई वो उसके ने अपने वर्क करने में यूटिलाइज कर ली। इट इज गोइंग टू बी स्टेटेड बाय आवर दिस साइक्लिक प्रोसेस। नोट इट डाउन।